गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th की लेसन 4 जो आपका है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड उसमें आगे पढ़ाने जा रहे हैं। द राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शंस, बड़े पैमाने पर उत्पादन और खपत का उदय। द यूएस इकोनॉमी रिज्यूम इट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द अर्ली 1920s. वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द यूएस इकोनॉमी ऑफ द 1920th सेंचुरी वॉज मास प्रोडक्शंस। आपको बताया गया है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने 1920 के दशक की शुरुआत में अपनी मजबूत वृद्धि को फिर से शुरू किया। 1920 के टाइम में अमेरिकी जो था वह स्वायत्त की एक महत्वपूर्ण विशेषता बड़े पैमाने पर उत्पादन था। मतलब अमेरिका की जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट था क्या था, बड़े पैमाने पर उत्पादन करना। अ वेल नोन pioneer of mass production was the car manufacturer Henry Ford. He adapted the assembly line of the Chicago Solitaire House in his new car plant in the Detroit. He realized that the assembly line method would allow a faster and cheaper way of production vehicles. इसमें आगे बताया गया है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन के बारे में जाने माने पायनियर थे कार मैन्युफैक्चरर्स हेनरी फोर्ड। उन्होंने शिकागो बूचड़खाने की असेंबली लाइन को डेट्रॉयट में अपने नए कार प्लांट के लिए अनुकूलित किया। मतलब बूचड़खाने को उन्होंने क्या किया था, एक नए कार प्लांट के लिए उसे बनाया था। द असेंबली लाइन फोर्स वर्कर ऑफ repeat a single task machinery and the constitution is such as fitting a particular part to the car at a pace detected by the conveyor belt. अब आगे बताया गया है कि असेंबली इन्हें जो था, पहले तो असेंबली को तैयार किया गया था प्लांट को। उन्होंने महसूस किया कि असेंबली लाइन विधि से वाहनों के निर्माण, उन्होंने महसूस किया कि असेंबली लाइन की विधि से जो व्हीकल हैं उनके निर्माण की एक तेज और सस्ता तरीका होगा। असेंबली इने ने मजदूरों को यांत्रिक रूप से निरंतर, जैसे कि कार की एक विशेष भाग को कंवेयर बेल्ट द्वारा निर्धारित गति से फिट करने के लिए दोहराने के लिए मजबूत किया। इसका नतीजा ये हुआ, हेनरी फोर्ड कार केम ऑफ एन असेंबली लाइन ऑफ द 3 minutes इंटरवल अ स्पीड मच फास्टर दैन द अचीव्ड बाई प्रीवियस मेथड। नतीजा इसका यह हुआ कि हेनरी फोर्ड की कारें 3 मिनट के अंतराल पर असेंबली लाइन से दूरी आ गई। पिछले तरीके से हासिल की गई गति से बहुत तेज था ये। एट फर्स्ट वर्कर कुड नॉट कंट्रोल द पेस ऑफ वर्क सो दे क्वाइट अ लार्ज नंबर। ही डिप्रेशन फॉर डबल द डेली वेजेस ऑफ 5 इन जनवरी 1914। आगे इसमें बताया गया है, पहले तो श्रमिक काम की गति को नियंत्रित नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने बड़ी संख्या में काम छोड़ दिया, जिसका नतीजा ये हुआ फोर्ड ने दैनिक वेतन को 5 इन जो थे जनवरी 1940 तक दुगना कर दिया कि लोग काम न छोड़े। इसके लिए उन्होंने क्या किया, काम जो वेतन थे, जो उनके इनकम्स थे, उसे डबल कर दिया। ही रिकवर्ड द हाई वेजेस बाय रिपीटली स्पीडिंग अप द प्रोडक्शन लाइन एंड फोर्सिंग वर्कर टू वर्क इवर हार्डर। पहले तो श्रमिक काम की गति को नियंत्रित नहीं करता था, जिसके लिए उन्होंने पहले दाम बढ़ा दिए। अब इसमें क्या था कि उन्होंने उत्पादन लाइन को बार बार तेज करके और श्रमिक को अधिक काम कराने के लिए उच्च मजदूरी की वसूली की। थैंक्स टू हायर वेजेस मोर वर्कर कुड नॉट अफोर्ड टू परचेज ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। There was a sword of the purchase of the refrigerator, washing machine, radio, gramophones, players, house construction, and home ownership, all throughout a system of a high purchase. आगे बताया गया है इसमें कि अधिक मजदूरी के लिए अधिक श्रमिक अब टिकाऊ उपभोक्ता सामान खरीद सकते थे। मतलब एक टिकाऊ उपभोक्ता होने लगे थे। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन, घर के निर्माण और घर की खरीद में एक उछाल सा आ गया था। सभी किराया खरीद की एक प्रणाली के माध्यम से हो रहा था। ये जो द हाउसिंग ऑफ कंज्यूमर बूम एट द 1920 क्रिएटेड बाय द बेसिक प्रॉस्पेरिटी इन यूएस। बताया गया है कि सभी जो किराया खरीद की एक प्रणाली के माध्यम से 1920 के टाइम में आवास और उपभोक्ता में उछाल आ गया था। इन 1923 द यूएस
resumed exporting capital to the rest of the world and became the largest overseas lenders. 1923 में अमेरिका में समृद्धि का आधार बनाया। अमेरिका ने दुनिया के बाकी हिस्सों में निर्यात पूंजी को फिर से शुरू किया और सबसे बड़ा विदेशी ऋणदाता बन गया। यूएस import and capital export also boosted European recovery and world trade and income growth over the next 6 years. इसमें आगे बताएगी कि यूएस और कैपिटल एक्सपोर्ट ने यूरोपीय रिकवरी और वर्ल्ड ट्रेंड की आय वृद्धि को भी बढ़ावा दिया था। मतलब उस ईयर्स में आय जो थे उनके बढ़ रहे थे। अब आपका ग्रेट डिप्रेशन ईयर, इसमें आपको बताया गया कि जो अमेरिका था उसने कार प्रोडक्शन शुरू किया। और कार प्रोडक्शन से क्या था कि कार प्रोडक्शन के साथ साथ उसने रेफ्रिजरेटर, मशीन, ये सारी चीज़ें भी बनाने लगे। जो वर्कर थे पहले उन्हें काम करने में प्रॉब्लम होती थी, पर वर्कर को जब एक ही काम को बार बार रिवर्स करके सिखाया गया तो उनकी काम की जो स्पीड है वो बढ़ने लगी। लेकिन मेहनत इतना ज़्यादा पड़ता था कि दिन भर एक ही काम करने से वर्कर काम छोड़ के जाने लगे, जिसके कारण अमेरिका ने एक नई तकनीक अपनाई अपने पास कि वो वर्कर के जो वेजेस थे, जो उनका वेतन था, उसे डबल कर दिया। डबल करने से वर्कर वहाँ पे टिकाऊ होने लगे, टिकने लगे और वो नए नए कामों में अपना योगदान देने लगे। अब आपका द ग्रेट डिप्रेशन ईयर। द ग्रेट डिप्रेशन बिगेन अराउंड 1929 एंड लास्टेड टिल द मिड 1930 सेंचुरी। ग्रेट डिप्रेशन जो था, दबाव का जो साल था, वो 1929 के इनके आसपास हुई और 1930 के दशक तक मध्य में चली, मतलब मिडिल 1930 तक चला। द वर्ल्ड experience catastrophic decline in production, employment, income and trade. Agriculture region and communities were the worst affected. The depression was caused by a combination of several factors. दुनिया ने उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में गिरावट का अनुभव किया। कृषि क्षेत्र और समुदाय सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। मतलब कृषि क्षेत्र जो था और कम्युनिटीज़ थी, जो एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटीज़, वो सबसे अधिक अफेक्टेड हुए थे। आगे आपको बताया गया है कि अवसाद की कृषि के संयोजन के कारण हुआ था। मतलब जो ये नक्सली थे, जो कृषि के कॉम्बिनेशन फैक्टर्स जो चल रहा था, इसके कारण ग्रेट डिप्रेशन ईयर्स आने लगा था। इसमें पहला पॉइंट है, एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन रिमेन्ड अ प्रॉब्लम which became worse with falling agriculture prices. As price slumped, farmers tried to expand production to maintain their overall income, pushing down price ever future farm production rotated for a lack of viewers. देखिए बताया गया है कि जो कृषि की थी, जो खेती थी, उसमें बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही थी। अब जब वृद्धि होने लगी थी तो जो कृषि के सामान थे, जो खेती के सामान थे, वो घटने लगे थे। कृषि के सामान के जो दाम थे वो घटने लगे थे, क्योंकि कीमतों में गिरावट के कारण किसानों में ट्रेडिकोल को समाप्त करने की कोशिश की ताकि उनकी आय बनी रहे। जब सामान की गिरावट हो रही है तो किसान क्या करेगा, उस इनकम को मेंटेन करने के लिए कोशिश करेगा। आगे भी कीमतें नीचे जाती रही, आगे भी जो ये दाम थे वो नीचे ही होते थे, घटने लगे थे और ख़रीदारों की कमी के कारण खेत की पैदावार कम हो गई। अब जब खरीदने वाले नहीं रहेंगे तो खेत की पैदावार कम हो जाएगी। इसमें आपको बताया गया कि खेती में पहले प्रोडक्शन अधिक हो गया, प्रोडक्शन अधिक होने की वजह से एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट थे उनके दाम, उनके प्राइस फॉल हो गए। जब प्राइस फॉल हो गया तो अब किसान उस प्राइस को मेंटेन करने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन प्राइस मेंटेन नहीं हो रहा था, वो धीमे धीमे कम ही होता जा रहा था सामानों के दाम, क्योंकि ओवर प्रोडक्शन से क्या होता है, प्राइस लेस हो जाते हैं, वो प्राइस कम होते रहे। और इसमें बताया गया है आगे कि जब प्राइस कम होते थे तो अब व्यूअर्स, खरीदने वालों की भी जो भीड़ थी वो भी कम होती गई। सेकेंड पॉइंट, इन द मिड 1920 सेंचुरी मैनी कंट्रीज फाइनेंस देयर इन्वेस्टमेंट थॉट लोन फ्रॉम द यूएस। 1920 सेंचुरी में बताया गया है कि मिडल 1920 सेंचुरी में कई देश ने अमेरिका से लोन लेना शुरू कर दिया और ऋण के माध्यम से अपने निवेश को पोषण करने लगा। अमेरिका विदेशियों ने मुसीबत से पहले संकेत पर घबराकर बाजार में अपना पैसा वापस ले लिया। बताया गया कि अमेरिका क्या है, यूएस ओवरसीज लेंडर पिंक्ड एट द फर्स्ट सिग्नेचर ऑफ ट्रबल एंड विड्रॉ देयर मनी फ्रॉम द मार्केट। अब अमेरिका घबराने लगा था और वो पहले ही अपना पैसा वसूलने लगा, लोगों से लेने लगा जो वो ऋण के तौर पे दिया था। अब लोग अभी काम नहीं कर पा रहे थे और अमेरिका अपना पैसा वापस मांगने लगा।
Countries that depend closely on US loan now face the acute crisis. अब जो जो यूएस के लोन पे डिपेंड थे कंट्रीज़, अब उन्हें क्या था, सबसे बड़ी संकट का सामना करना पड़ रहा था, सबसे बड़ी उन्हें क्रिसिस का फेस करने पड़ रहे थे. द विड्रॉल ऑफ यूएस लोन अफेक्टेड मच ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अमेरिकी जो वापसी थी, ऋण की वापसी थी, दुनिया के बाकी हिस्सों को भी प्रभावित किया. अब जब अमेरिका हर कंट्री से अपना लोन ले रहा है, अपना दिया हुआ पैसा ले रहा है, तो क्या है, अब जो कंट्रीज अभी डेवलप हुए ही नहीं है तो उन्हें सबसे अधिक फेस करना पड़ रहा है इन सब चीज़ों को. इट लेड टू द फेलियर ऑफ सम मेजर बैंक्स एंड द कोलैप्स ऑफ द currencies. The US attempt to protect its economy in the depression by doubling import duties also related another severe blow to the world trade. इसमें आगे बताया गया है कि यूरोप में कुछ प्रमुख बैंक की विफलता और मुद्राओं में पतन का कारण बना. आयात शुल्क दुगने हो गए और अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा करने के लिए अमेरिका का प्रयास विश्व व्यापार के लिए एक और गंभीर झटका है. कीमतों में गिरावट की संभावना के कारण अमेरिका बैंकों ने घरेलू ऋण को भी गिरा दिया और ऋण वापस बुलाए गए, ऋण को वापस मांगा उसने. थर्ड पॉइंट, with the fall in the price and the prospect of a depression, US bank had also slashed domestic lending and called back loans. Faced with falling income, many households in the US could not repay what they had borrowed and were forced to give up their homes, cars, other consumer durables. At unemployment soared, people took long distance looking for any work they could find. Ultimately, the US banking system itself collapsed. इसमें आगे बताया गया है, जब गिरती हुई आय जो थी उसका सामना करने के साथ अमेरिका ने कई घरों ने जो कुछ भी उधार लिया था उसे चुका नहीं पाए और अपने घर, कार और अन्य जो टिकाऊ वस्तुएं को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए. मतलब अब जब लोन नहीं चुका पा रहे हैं, अमेरिका के अंदर भी कंडीशन ऐसी हो जा रही है कि वो उधार देने के लिए बैंक से मना कर दे रहा है. जो लोग वहाँ के थे, लोन नहीं दे पा रहे थे, वो अपना घर बेच दे रहे थे, कार वगैरह दे रहे थे. ये सारी चीज़ क्या हो रही थी, टिकाऊ चीज़ उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर कर रही थी. जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ती गई, लोगों ने किसी भी काम की तलाश के लिए लंबी दूरी तय की और अंत में अमेरिका बैंकिंग प्रणाली खत्म सी हो गई, एकदम बंद हो गई. अब आपका है इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन, भारत और ग्रेट डिप्रेशन का दौर. द डिप्रेशन इमिडिएटली अफेक्टेड इंडियन ट्रेड्स. अब डिप्रेशन का दौर जो था, दबाव का जो दौर था, वो भारत के व्यापार को भी बहुत तेज़ी से तुरंत प्रभावित करने लगा था. इंडिया एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्ट नियरली हाफ बिटवीन 1920 एंड 1934. 1928 और 1934 के बीच में भारत का निर्यात और आयात लगभग आधा हो गया. एंड इंटरनेशनल प्राइस इन इंडिया ऑल्सो प्लंग्ड. अब भारत की जैसे ही कीमतें बढ़ी, भारत में कीमतें ही भी गिर गई. अब जैसे कीमत बढ़ गई तो भारत में उसकी कीमतें क्या है, गिर गई. पीसेंट एंड फार्मर्स सफर्ड मोर देन अर्बन ड्वेलर्स. अब किसान और शहरी जो किसान थे, शहरी बेचने वाले थे, उन्हें भी इन बाज़ारों का सामना करना पड़ा. इन पीसेंट, इसमें आपको बताया, पीसेंट प्रोडक्शन फ्रॉम द वर्ल्ड मार्केट वर द वॉरशीट. पीसेंट वो वॉरड इन द होप of better time or it increased output in the hope of higher income face ever low price and fell deeper and deeper into debt. इसमें आगे बताया गया है कि जो किसान थे कि उत्पादन थी वो सबसे बुरी तरीके से झटका लगा था. किसान को बेहतर समय की उम्मीद में उधार लेते हैं या अधिक धन की उम्मीद में उसे कम बढ़ाते हैं. वे कभी कम कीमतों का सामना करते हैं और कभी कई वर्षों तक कर्ज में डूबते चले जाते हैं. द ग्रेट इन दिस डिप्रेशन ईयर इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्रीशियस मेटल, नॉर्मली गोल्ड. दिस सडनली हेल्प स्पीड ऑफ ब्रिटेन रिकवरी बट डिड लिटिल फॉर द इंडियन पेशेंट्स. अब इसमें बताया गया है कि ब्रिटेन की वसूली की गति में मदद की. भारत में विशेष रूप से सोने के पहले धातु का निर्यातक बन गया. अब भारत जब कर्जे में डूबता चला जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, सोने का निर्यात कर रहा है. और
इसमें आगे बताया गया है कि ब्रिटेन की वसूली की गति में इससे मदद मिली, लेकिन भारत की जो स्थिति थी वह इसके लिए कुछ भी सही नहीं हुआ। मतलब इतने से भारत की जो रिकवरी है थी वो नहीं हुई। The depression proved less grim for urban India because of falling price. Those who fixed income sat on dwelling landowners who received rent and middle class salaries employed not found themselves better off. शहरी भारत में ये कम गंभीर साबित हुआ। कीमतों की कमी के कारण जो सिटीज़ में रहने वाले जमींदार थे, जो किराए पर रहते थे, वेतनभोगी जो लोग थे, वे अपने आप को और बेहतर नहीं बना सकते थे। अब आपका है रिबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी एंड पोस्ट वॉर। The Second World War started in 1939 and continued up to 1945. The two varying camps were. अब आपको बताया गया है कि दूसरा विश्व युद्ध 1930 में शुरू हुआ और 1945 तक जारी रहा। जो दो युद्ध के शिविर थे, पहला आपका द एलिस कॉन्स्टेड ऑफ ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया एंड द यूएस। एलिस में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और यूएस थे। एंड द एक्सिस पावर जर्मनी, इटली एंड जापान। अब इसमें है वंस अगेन डेथ एंड डिस्ट्रक्शन वॉज इनिमेरस। एट लीस्ट 60 मिलियन पीपल आर बिलीव टू हैव बीन किल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज द रिजल्ट ऑफ वॉर। इसमें बताया गया है कि एक बार फिर से मौतों का विनाश बहुत बड़ा हुआ था। माना जाता है कि युद्ध के परिणाम स्वरूप कम से कम 60 मिलियन लोग मारे गए। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूप से वो घायल भी हुए और मिलियन से अधिक घायल हुए थे। फिर है इसमें मैनी मोर सिविलियंस दैट soldier died for the war related causes. Vast part of Europe and Asia were devastated and several cities were destroyed by aerial bombardment and the relentless artillery attack. The war causes an immense amount of economic divisions and social disruption. Two critical influences shaped post-war reconstructions. The first was the US emergence of the dominant economic, political, military power in the Western world. The second was the dominance of the Soviet Union. इसमें आगे आपको बताया गया है कि युद्ध से संबंधित सैनिकों की तुलना में अधिक नागरिक मारे गए थे। सैनिक कम मरे हुए थे और नागरिक अधिक मारे गए थे। यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों को तबाह कर दिया गया था। कई शहरों को हवाई बमबारी और तोपखाने के हमले से नष्ट कर दिया गया था। युद्ध में भारी तबाही से क्या हुआ था? सामाजिक विघटन कर दिया गया था। युद्ध के बाद का पुनर्निर्माण पहले तो पश्चिमी विश्व में प्रमुख आर्थिक, राजनैतिक और सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिका का उदय हुआ। दूसरा, सोवियत संघ के बाद के युद्ध के निपटने और ब्रिटेन वुड्स संस्था का प्रभुत्व था। ये आपका बताया गया है इसमें कि उस समय क्या था, युद्ध जो हुआ था उसमें अधिक सिटीज़ ख़त्म हो गए थे, अधिक लोग घायल हो गए थे, नॉर्मल पीपल पे भी इसका इफेक्ट पड़ा था और सैनिकों से अधिक बढ़ के लोग मारे गए थे इसमें। अब आपका है पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूट। ये आपका हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। थैंक यू।